स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने जींद में कैंडिडेट ढूंढना शुरू किया, क्योंकि जींद सीट वो लगातार लूज करते आ रहे थे। तो उन्होंने कुछ लोगों से ये पता कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो जींद में मुकाबला कर ले। तो कुछ एक लोगों ने उनसे कहा कि एक ही व्यक्ति है डॉक्टर मिंडा, अगर इसे आप ले लेते हो, आप ये मान के चलिए, हार जीत का तो मालूम नहीं, लेकिन मुकाबला भी करेगा और जीत भी जाएगा। लेकिन उनका आइडिया था और वो बात चौटाला साहब के दिलो दिमाग में बैठ गई। उन्होंने बड़े डॉक्टर साहब से बातचीत की, वो घर पे आए, उन्होंने टिकट देने का काम किया और चुनाव लड़े और दोनों बार चुनाव जीते। तो मुख्यमंत्री बाबूजी मनोहर लाल जी से मैसेज दिया जाता है कि रणदीप को टिकट मिल गई, क्या हमें कैंडिडेट चेंज करना है, क्योंकि उस समय तक किसी की कैंडिडेट को टिकट अनाउंस नहीं हुई थी। तो उन्होंने एक ही बात कही कि नई बहू के हाथ से चोर मरवाऊंगा। जब जींद के अंदर उपचुनाव था और पूरे देश की निगाहें जींद उपचुनाव की तरफ थी, और उस वक्त जो खिंचाई थी, और पहले तो वो टिकट को लेकर के थे, और फिर उसके बाद जो आपके सामने एक राष्ट्रीय चेहरा, वैसे तो हरियाणा से थे बेशक से, लेकिन एक बड़ी जो उस वक्त कहा जाने लगा कि बड़ी तो कृष्ण मिड्ढा के सामने है। और रही बात उसकी, वो चुनाव इंटरनेशनल लेवल का बन चुका था रणदीप सुरजेवाला के आने के बाद, क्योंकि जो विदेश में भी जींद के या आसपास के लोग थे, सबकी नजर थी। और इस चुनाव को इतना महत्वपूर्ण बना दिया रणदीप सुरजेवाला ने, जिसका परिणाम आपके सामने। और मुझे एक पल भी ये नहीं लगा, मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि शायद बहुत से लोगों को, पार्टी के भी कुछ लोगों को लगा कि हम लूज कर गए, लेकिन अंत समय तक मैंने कहा मैं चुनाव जीतूंगा, हर कीमत पे जीतूंगा। हर चीज को समय लगता है, एक मेडिकल कॉलेज बनता है, उसके ऊपर समय लगता है, हर चीज आहिस्ता आहिस्ता उसमें आती है। जैसे कि मान लीजिए कि रोहतक का पीजीआई था, एक समय लगा, अब बना है। किसी भी चीज को सेटल होने में 5-7 साल लग जाते हैं। कभी मशीनों की प्रॉब्लम है, कभी आपको डॉक्टर्स की कमी, हर चीज आहिस्ता आहिस्ता आएगी। आने वाले 5-7 सालों के अंदर आप ये मान के चलिए 2024 में एक बड़ा करिश्मा होता है, और खास तौर पर जिला जींद के अंदर इसलिए करिश्मा कहेंगे क्योंकि ये जाट लैंड इसके अंदर कहा जाता है। और उस वक्त जो माहौल था, कहीं ना कहीं उस वर्ग में एक नाराजगी थी कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, और आपके लिए भी चैलेंज था, क्योंकि उस पसंद किया मुख्यमंत्री का मुस्कुराता चेहरा और काम करने का जो तरीका था, उसे लोगों ने पसंद किया। बाबूजी मनोहर लाल जी ने जो पॉलिसी लेकर आए, पारदर्शिता के आधार पर नौकरी देने का, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई ऐसी पॉलिसी उन्होंने बनाई जिसे देश के प्रधानमंत्री ने भी सराहा और कहा गया कि इसे देश में भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। क्योंकि आप देखें, जिसकी तारीफ देश का मुखिया कर दे, तो आप मान के चलिए कि उन्हें उनकी पॉलिसी जरूर से पसंद आया। देश का मुखिया की तारीफ करने का अर्थ ही यही है कि उन्होंने उनको पसंद किया, उनकी पॉलिसीज को पसंद किया। हरियाणा की जरूर दीवार चीख चीख के कह रही कि अगली बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, ये आपको मानकर चलना पड़ेगा। और जो बात आप कर रहे हैं कि कांग्रेस परेशान है, उसका दिवालिया पिट। मेरे पिता कहा करते थे कि हमने गरीबी देखी है और गरीब आदमी को एहसास होना चाहिए और उसे अपने गरीबी के दिन भूलने नहीं चाहिए। कहा करते थे, एक वक्त था जब मैं मरीज की इंतजार करता था कि कोई मरीज मेरे पास आए, और डॉक्टर के पास, वकील के पास और पुलिस में मतलब परेशान व्यक्ति जाता। मैंने बड़ा लंबे समय अपने पिता के साथ रहा हूं, तो गर्मियों में हम लोग शरबत, क्योंकि पेशेंट सुबह सुबह आ जाता तो शरबत पिलाते थे, सर्दियों में चाय और ब्रेड पीस। सुबह गांव से मरीज चलता है, बेचारा भूखा चलेगा, कैसे चलेगा। व्यवस्थाएं, आप इतना पैसा कमाइए जिससे गाड़ी बढ़िया चल जाए। तो गरीब की दुआओं की बात कर रहे हैं, मेरे सामने आपकी वो वीडियो सामने घूमती है जब किसी अधिकारी ने फुटपाथ पर बैठे सभी को नमस्कार, राम राम। आपके साथ कुलदीप खंडेलवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द इनसाइडर न्यूज। और आज हमारे साथ एक बड़ी शख्सियत है जो कि हरियाणा के विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं और जींद से विधायक कृष्ण मिड्ढा जी हैं। और कृष्ण मिड्ढा जी को आप अक्सर देखते हैं, शायद ही कोई ऐसा विधायक हो जो जनता के प्रति, जो सही से एक जनप्रतिनिधि की जो एक पोस्ट है उसके लिए काम करता नजर आए। आपने कई बार आप देखते हैं जिस तरीके से जनता के बीच में जाकर के उनके लिए वो सिस्टम से भी टकरा जाते हैं और सीधे तौर पर चेतावनी देते भी नजर आते हैं कि मेरी जनता का
ध्यान रखने की जो मुझे जिम्मेवारी मिली है, उस जिम्मेवारी को मैं निभा रहा हूं और आप भी निभाइए। यानी कि जनप्रतिनिधि का जिस तरीके से काम है, उसी जनप्रतिनिधि का काम कहीं ना कहीं कृष्ण मिड्ढा जी देखते नजर आते हैं। तो इसके साथ में जींद की वो धरती है जहां से राजनीति का उबाल मारती है। कोई भी कहीं से पूरे प्रदेश में जो सियासत का उबाल लेकर के आती है, वही जींद की धरती लेकर के आती है। और 2014 के चुनाव से कृष्ण मिड्ढा, जिसने अपनी राजनीति यानी कि इनेलो का गढ़ था, जो उस इनेलो के गढ़ को तोड़ करके कृष्ण मिड्ढा लगातार विधायक बनते नजर आ रहे हैं। कृष्ण मिड्ढा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे द इनसाइडर न्यूज़। नमस्कार जी। तो विधायक जी, बड़े समय से आपका कोशिश था कि आपके साथ बातचीत हो, क्योंकि आपको लेकर के जब सोशल मीडिया पर देखते हैं और एक विधायक को लेकर के जो काम जनता के प्रति होना चाहिए आप करते नजर आते हैं। तो उस भूमिका को हम लोग बड़े यानी कि गर्व से देखते हैं कि कम से कम हमारे एक जींद जिला के जो विधायक हैं वो उस उम्मीदों पर कहीं ना कहीं खरा उतरते नजर आ रहे हैं। तो वो कृष्ण मिड्ढा के क्या कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट थे? सबसे पहले तो हम यहाँ के विकास कार्यों को लेकर के बात करेंगे, उसके बाद आगे राजनीति की बात करेंगे। तो कौन से ड्रीम प्रोजेक्ट पूरे हुए और कौन से अभी बाकी हैं? देखिए, कुदरत ने और लोगों के आशीर्वाद ने और पार्टी के आला कमान ने अगर मुझे चुना है तो एक विशेष मकसद के लिए चुना है। कुदरत भी अगर किसी को चुनती है तो विशेष मकसद के लिए चुनती है। लोग भी चुनते हैं तो एक विशेष मकसद के लिए चुनते हैं, और जो आला कमान फैसला लेते हैं तो वो भी ये सोच के लेते हैं कि जिसे हमने टिकट दिया वो कितना हमारी उम्मीदों पर, जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा। और जहाँ तक सवाल आपने किया कि जो मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट है, देखिए सबसे पहले तो मैं जिक्र करूँगा, मेरे पिताजी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था मेडिकल कॉलेज, जो उन्होंने उस समय के मुख्यमंत्री बाबूजी मनोहर लाल जी से पास करवाने का काम किया, और वो प्रारंभ हुआ और अब समाप्ति उसकी मेरे इस कार्यकाल के अगले वर्ष में हो जाएगी। उसके बाद एक ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा था कि भाखड़ा का पानी, क्योंकि जींद सारा ट्यूबवेल्स पर आधारित है, और बीच में प्रयास किया गया कि आपको यमुना का पानी दे दे, लेकिन मेरा एक ड्रीम था कि लोगों को नीला पानी पिलाऊं, और उसे लेकर बड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। और उस मशक्कत के दौरान मेहनत ने और मुख्यमंत्री जी के प्यार से वो प्रोजेक्ट पास हुआ, और अब उस पर काम चल रहा है। और अभी तीसरा प्रोजेक्ट, मेरा एक और प्रोजेक्ट था कि जगह जगह क्लस्टर परियोजना बनाऊं और गांव के अंदर पानी मुहैया कराऊं, जिसमें एक क्लस्टर परियोजना तो लगभग पूरी हो चुकी है, 2 क्लस्टर परियोजना डालमवाड़ा और ये सब के लिए एक और एक इधर झांझ और जाजवान इधर की योजना मैंने भेजी है। तो मुझे उम्मीद है कि वो योजना भी पास हो जाएगी। 35 गांव मेरे को लगते हैं, और आप ये मान के चलिए कि गांव में सब में पानी की सुविधाएं अच्छी हो जाएंगी, मेरा ये मानना है। और जो पानी की वजह से थोड़ी बहुत बीमारी फैली हुई है, जैसे हमारे कुछ गांव में आप काला पीलिया और ऐसी बीमारी पानी की वजह से, तो वो भी दूर हो जाएगी। एक प्रयास है, और उस प्रयास में मैं उस माँ भगवती की कृपा से, लोगों के आशीर्वाद से, प्यार से कामयाब हो ही जाता हूँ जी। तो आपने अपने जो ड्रीम प्रोजेक्ट थे, बाबूजी के जो ड्रीम प्रोजेक्ट थे, कहीं ना कहीं आप पूरे करते नजर आए। तो डॉक्टर साहब, मैं क्योंकि आपसे पहली बार मिला हूं और कुछ सवाल कुछ मैं अतीत के भी जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहते हैं और एकदम से कृष्ण मिड्ढा चुनावी मैदान में उतर करके आते हैं और इनेलो की बजाय वो बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या कृष्ण मिड्ढा का जो राजनीति में आना पहले से तैयारी थी, यानी कि एक आपकी रूपरेखा तैयार थी कि मैं राजनीति में जाऊंगा, या फिर एक्सीडेंटल आप राजनीति में आए हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि मेरे पिताजी जब विधायक थे तो उनके कार्यभार को मैं ही संभालता था, क्योंकि 2012 में जो एक्सीडेंट पिताजी का वो उन्हें चोट लगी, उसके बाद मैंने इस काम को संभालना प्रारंभ किया। तो मेरे लिए कुछ नया नहीं था, और लोगों में भी इस चीज़ का था कि डॉक्टर साहब का काम कृष्ण मिड्ढा संभालता है। तो फिर मुझे पार्टी ने चुना। उसके लिए मैं उस समय के मुख्यमंत्री बाबूजी मनोहर लाल जी का भी धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझे चुना, और आज मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि अगर किसी काम के लिए मैं जाता हूँ तो मुझे मना नहीं करते, कहते कि मिड्ढा पैसे की कोई कमी नहीं,
लेकिन पैसा अच्छे काम में लगे जो लोगों के हित में हो। तो मेरा कोई ऐसा वो नहीं था, लेकिन कुदरत, वही मैंने आपसे जिक्र किया कि कुदरत कोई ना कोई कभी ना कभी रास्ता बनाती है, किसी को चुनती है। तो कुदरत और लोगों ने और आला कमान ने जो फैसला लिया, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो विधायक जी, जिस तरीके से यानी कि गठबंधन की भी सरकार रही, उसके बाद अब फिर कहीं ना कहीं जेजेपी ने ये फिर से जुलाना से हुंकार भरी है, और पहले भी जींद से उन्होंने हुंकार भरी थी। तो कैसे देखते हैं आप चौटाला परिवार की विरासत? देखिए, जो गठबंधन रहा वो भी अपने आप में अच्छा गठबंधन रहा जी, लेकिन वही कहते हैं जब तक निभी निभी, जब अलग हुए तो हो गए। अब हर पार्टी अपनी तरफ से तो प्रयास कर रही है, जितनी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो नेलो हो, चाहे वो जेजेपी हो, हर पार्टी अपने आप में प्रयास कर रही है, लोगों के बीच में जा रही है। लेकिन लोग किन्हें कितना पसंद करते हैं तो लोग ही जानते हैं। जी, जैसे आपने मेडिकल कॉलेज को लेकर के बड़ी बात कही कि जल्द ही जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो पूरा होने वाला है, और जींद जिला की बात करें तो कहीं ना कहीं जो मेडिकल सेवाएं थी वो बड़ी बद से बदतर थी। क्योंकि आप यहाँ से खास तौर पर जो नरवाना उचाना जो वो बेल्ट है, उनको भी कहीं ना कहीं जींद का जो जिला होने का फायदा मिलेगा। तो थोड़ा सा आप ये भी बता दें कि क्या कुछ उसके अंदर सुविधाएं मिलने वाली है, क्योंकि लोगों के अंदर एक कंफ्यूजिंग है कि क्या रोहतक की तरह, क्या चंडीगढ़ की तरह वो फैसिलिटी मिल पाएंगी या अभी उनसे दूर रहेंगी? देखिए, हर चीज को समय लगता है। एक मेडिकल कॉलेज बनता है, उसके ऊपर समय लगता है, हर चीज आहिस्ता आहिस्ता उसमें आती है। जैसे कि मान लीजिए कि रोहतक का पीजीआई था, समय लगा, अब बना है। किसी भी चीज को सेटल होने में 5-7 साल लग जाते हैं। कभी मशीनों की प्रॉब्लम है, कभी आपको डॉक्टर्स की कमी, हर चीज आहिस्ता आहिस्ता आएगी। आने वाले 5-7 सालों के अंदर आप ये मान के चलिए कि जींद का मेडिकल कॉलेज भी एक अच्छे मेडिकल कॉलेजों में गिनती होगा। जींद और जींद के आसपास के जितने लोग हैं उनको उसका फायदा मिलेगा। और देखिए, कहीं ना कहीं हम भी सोचते हैं कि जो बच्चे एमबीबीएस करके क्लियर होते हैं उन्हें अपने स्टेट को भी कुछ समय देना चाहिए, कि हमारा फर्ज बनता है कि हम कुछ समय अपनी स्टेट को दें, ताकि हमारा जो कार्य है वो एक अच्छा भी रहे और उन्हें एक्सपीरियंस भी बढ़े। और आज के टाइम में बच्चे एमबीबीएस एमडी करते हैं और साथ के साथ वो प्राइवेट खोलने का काम करते हैं। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने तन मन को देश को समर्पित होना चाहिए जी। तो ये डॉक्टरों की कमी ऑटोमेटिकली नहीं रहेगी। मेरा मानना है कि 1-2 साल उनको गांव में ड्यूटी देनी चाहिए, 1.5 साल शहर में रहे, उन्हें तजर्बा भी होगा, उसके बाद फिर वो अपना करना चाहे, अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं। जी। तो सर 2024 में एक बड़ा करिश्मा होता है, और ख़ास तौर पर जिला जींद के अंदर इसलिए करिश्मा कहेंगे क्योंकि ये जाटलैंड इसके अंदर कहा जाता है। और उस वक्त जो माहौल था, कहीं ना कहीं उस वर्ग में एक नाराजगी थी कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, और आपके लिए भी चैलेंज था क्योंकि उस वक्त आप एक मजबूत चेहरा के तौर पर जींद जिला में थे। तो एकदम से यहाँ पर लगभग सभी सीटें एक जुलाना को छोड़ करके बीजेपी की झोली में डाल देते हैं, तो ये करिश्मा कैसे कर पाए? देखिए, पीछे 4 मैं अकेला ही विधायक था, तो मैंने अपनी तरफ से पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए मेहनत की। और जहाँ पर जाटलैंड का आप सवाल कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं आज भी एक बात को कहता हूँ कि नॉन जाट होते हुए भाजपा के अंदर भी आज भी मुझे जाट का बहुत अच्छा वोट मिलता है। और कहीं ना कहीं जो 4 सीटें जीती गई, कहीं ना कहीं जाटों ने वोट दिया ही है। ऐसी बात, कम ज्यादा हो सकता है, और मेरा मानना है कि सभी ने वोट दिया, तभी 5 में से 4 सीटें आई हैं। एक किस्म का एक रिकॉर्ड फिर कायम किया। एक वक्त था जब इनेलो ने 5 सीटें जीती थी, ये कांग्रेस का गढ़ होता था, और फिर इनेलो का गढ़ हुआ, आज बीजेपी का गढ़ है। तो ये साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसीज है लोगों ने उन्हें पसंद किया। मुख्यमंत्री का मुस्कुराता चेहरा और काम करने का जो तरीका था उसे लोगों ने पसंद किया। तो सर, जैसे आपने मुस्कुराता चेहरा की बात की है, और पिछले जो हमारे सीएम थे मनोहर लाल खट्टर, तो आपको अगर ये कहा जाए कि आपको बेस्ट मुख्यमंत्री कौन नजर आता है और क्यों नजर आता है? देखिए, मैं कहूँगा कि हर समय हर व्यक्ति ने अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया। भाऊजी मनोहर लाल जी ने जो पॉलिसी लेकर आए, पारदर्शिता के आधार पर नौकरी देने का, लाल डोरे को लेकर कई ऐसी पॉलिसीज उन्होंने बनाई जिसे देश के प्रधानमंत्री ने भी सराहा और कहा गया कि इसे देश में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
तो ये उनके अपना हर व्यक्ति का अपने काम करने का तरीका रहा, चाहे वो चौधरी बंसीलाल रहे, चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला रहे, हर मुख्यमंत्री ने, चाहे हुड्डा रहे, लेकिन हर आदमी का अपना अंदाज है। लेकिन बाबूजी मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी ने वो लकीर खींच दी जिसे तोड़ना बड़ा मुश्किल है। कोई आसानी से उस लाइन को खींच नहीं पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा। क्योंकि आप देखें, जिसकी तारीफ देश का मुखिया कर दे तो आप मान के चलिए कि उन्हें उनकी पॉलिसी जरूर सब पसंद आया। देश का मुखिया की तारीफ करने का अर्थ ही यही है कि उन्होंने उनको पसंद किया, उनकी पॉलिसीज को पसंद किया। वो अपने आप पे इस बात को महसूस करते होंगे कि मैंने इस प्रदेश को मुख्यमंत्री दिया तो वो उनकी उम्मीदों पे खरे उतरे, चाहे वो बाबूजी मनोहर लाल जी रहे हों, चाहे वो नायब सैनी जी रहे हों। तो जैसे आपने कहा कि एक नायाब हीरा कहीं ना कहीं चुना है देश के मुखिया ने, और अब जिस तरीके से मनोहर लाल जी कहते नजर आते हैं कि 2029 में फिर से बीजेपी आएगी। हालांकि अब हाल फिलहाल जिस तरीके से देखा जाए, चाहे अपराध को लेकर के तमाम मुद्दे के ऊपर कांग्रेस भी बात करती है, विपक्ष भी बात करता है, तो क्या लगता है आपको 2029 में जो मनोहर लाल जी कह रहे हैं वो किस विहाप पे कह रहे हैं कि फिर से बीजेपी सत्ता में आएगी? ये बाबूजी मनोहर लाल जी तो कह ही रहे हैं, मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सैनी जी भी कह रहे हैं, और आज मैं आपको ये कहूँगा कि हरियाणा की जरो दीवार चीख चीख के कह रही कि अगली बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। ये आपको मानकर चलना पड़ेगा। और जो बात आप कर रहे हैं कि कांग्रेस परेशान है, उसका दिवालिया पिट चुका है। तो जब कोई आदमी दिवालिया घोषित हो जाता है तो कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करता है, भागता है। तो आज कांग्रेस के पास कुछ नहीं रहा, धरातल रहा ही नहीं, जमीन उसके नीचे नहीं रही, उल्टे सुल्टे बयान दे रहे हैं। और मैं तो डॉक्टरी तौर पे कहूँगा कि उनके सिर पे दिमाग में बुखार चढ़ गया है। ठंडे पानी की पट्टियाँ इनको निरंतर रखनी चाहिए, क्योंकि जब दिमाग में बुखार चढ़ जाता है तो आदमी बहकी बाकी बातें करता है। और आज कांग्रेस लगभग 15 साल सत्ता से दूर हो गई तो बहकी बहकी बातें कर रही है, अजीब अजीब शब्द बोलती है। तो ये हाल है। अगर उस समय लोगों की सुनी होती तो आज कांग्रेस का ये हश्र न होता। आज भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक व्यक्ति को सुन रही है, प्रत्येक व्यक्ति की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम कर रही है, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो। ये लाजिम है। अब तो तीसरी बार है, चौथी बार फिर सरकार बनेगी। आप कह रहे हैं कि बह की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हरियाणा में बड़ी तौर पर वोट चोरी हुई है। और जबकि मैंने कई इंटरव्यू किए, रामचंद्र जांगड़ा जी के भी किए और के भी किए, तो उनमें से एक चीज़ निकल कर के आई कि जब त्रिलोचन जो करनाल से बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्होंने भी इस तरह के आरोप लगाए कि पोलिंग बूथ पर जो एजेंट बैठे थे तो उन्होंने उन जो वोट चोरी हुए हैं तो उन्होंने क्यों नहीं उस वक्त शिकायत की, तब क्यों नहीं उन्होंने बात की। बहुत जगह तो ऐसे बस्ते नहीं लेकर के उनके जो कार्यकर्ता थे, जो उनके बूथ एजेंट थे, पोलिंग एजेंट थे, वो नहीं पहुंच पाए, तो फिर कैसे वो वोट चोरी की बात कर रही है? वोट चोरी का इल्जाम जो कांग्रेस लगा रही है उसे समझना चाहिए। वोट चोरी तब हुए थे जब नेहरू जी का समय था, 2 और 27 ऐसे कुछ वोट डले थे, फिर भी नेहरू जी को चुन लिया जाता है। वो आपके सामने। और आज अगर जिसने इस हिंदुस्तान की सरजमी पर, इस मिट्टी में जन्म लिया है, उसी को वोट डालने का अधिकार है। आज बांग्लादेशी यहाँ के सेटल हो गए, बंगाल का रास्ता चुना गया, बंगाल से ये लोग आ रहे हैं यहाँ पर और अपने आईडीज और वोटर बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन सरकारों ने आज तक ऐसे ही वोटों के माध्यम से अपनी सत्ता को हथियाने का काम किया। अगर विदेशी लोगों के वोट कट रहे तो इसमें बुरा मानना ही नहीं चाहिए। अगर जो आदमी इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उनके वोट कट गए, तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। एक एक घर में, वो शायद हाउस नंबर 506 है हरियाणा का, कोई ऐसा भी जिक्र था, जिसमें लगभग 250-300 वोट बने हुए एक ही घर में। आप कल्पना करके देख सकते हैं ऐसा क्यों? अरे उन लोगों की नींव को हिलाने का काम कर रहे हैं। एक एक आदमी के 4-4 जगह वोट बने हुए, इसमें तकलीफ हो रही है आज कांग्रेस को। अगर उनको मालूम है हम इन लोगों के जो बाहर से आए हुए हैं, अगर ये लोग रहेंगे तो हमें सत्ता मिलेगी, अगर ये नहीं रहेंगे तो उन्हें सत्ता नहीं मिलेगी। अरे साहब, ये वो धरती है। मैं कहता हूँ, आप देखिए जितने अटैक हो रहे हैं, जितने ये बम विस्फोट, चाहे वो दिल्ली में कहीं भी होते हैं, वही लोग तो हैं जिनके पास बाहर से उग्रवादी आते हैं, उनके पास शरणार्थी होकर रहते हैं, तब देश के अंदर अटैक करते हैं। आज उन लोगों को महसूस हो रहा है, क्योंकि आप अभी हादसा जो बीता दिल्ली के अंदर, वो आपके सामने। साहब, इस दुनिया, ये हिंदुस्तान की पूरी आवाम, हिंदुस्तान की पूरी जनता एक आराम से जीना चाहती है कि एक व्यक्ति सुबह घर से निकला, शाम को सकुशल
अपने परिवार में आए, ये चाहती है, एकदम शांति चाहती है जनता। लेकिन दहशतगर्दी ऐसे लोगों के साथ मिलकर जो बाहर से आकर अपने आप को हिंदुस्तान के बाशिंदे बताते हैं, उनके यहाँ रहकर ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो सर सबसे एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज मनरेगा को लेकर के आपसे बात करनी है, क्योंकि मजदूरों को लेकर के एक जब भी ग्राउंड पर जाते हैं पीड़ा उनकी नजर आती है कि जो मनरेगा को लेकर के जो हमें काम मिलता था, कहीं ना कहीं हमें वो काम नहीं मिल पा रहा है। तो बड़ी दिक्कत मजदूरों को इस वक्त मनरेगा से आ रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने हरियाणा से ही बात करता हूँ, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा उनको काम मिल रहा है और एक अच्छा पैसा भी मिल रहा है, उनको दिहाड़ी जो है एक अच्छी मिल रही है। तो ऐसा कहना मुश्किल है कि काम नहीं मिल रहा। हाँ, कभी किसी दौरान में काम नहीं भी होता तो एक मजबूरी है, वरना उनको प्रतिदिन काम मिल रहा है। नहीं तो ये काम मशीनों से भी हो सकता है, मशीनों में काम भी ज़्यादा होगा और पैसा भी कम लगेगा। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ पैसा मिले जिससे वो अपना घर का लालन पालन कर सके। तो सर एक हरियाणा के अंदर बड़ा विवाद इस वक्त राधा गौतम को लेकर के छाया हुआ है, और जो वर्ग है वो भी कहीं ना कहीं आग बबूला है, और उस आग बबूलापन में वो एक अलग राष्ट्र की भी बात कर रहा है कि हमें पसंद ही नहीं है तो अलग हमारा राष्ट्र बना दो, यानी कि एक देशद्रोही बात कहीं ना कहीं उनके मुंह से निकल कर आ रही है। देखिए, अगर कोई आपसी विवाद है तो बैठ के सलटाना चाहिए। ये विवाद है, ये विवाद सामने आ रहा है, इसे बैठ के सलटाना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, और जो बात देश को तोड़ने की अगर कोई बात करता है तो वो गलत है, वो कोई भी है। हमें आज देश को तोड़ने की बात नहीं करनी, हमें देश को जोड़ने की बात करनी है। पहले बहुत सी ऐसी शक्तियां जो बाहर से आई हैं हमारे देश को खंड खंड करना चाहती है, लेकिन शायद वो लोग ये नहीं जानते जिनके मंसूबे इस देश को तोड़ने के, खंड खंड करने के, वो इस बात को भूलते हैं कि इस देश के अंदर रामायण के अखंड पाठ होते हैं, इस देश के अंदर नवरात्रों में अखंड ज्योत जलाई जाती है। तो अब हिंदुस्तान को खंड खंड किसी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। जो शक्तियां ऐसी सोचती हैं उन्हें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। मैं तो आज भी ये बात कहता हूं कि 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी, तभी से भारत माता की जय के नारे लगने लगे। या तो कभी आज़ादी के समय में लगे होंगे या फिर अब लगने लगे। मतलब मैं इजराइल का मानता हूं, इजराइल के लोगों को, देशभक्ति को मानता हूं। चारों तरफ उसके कंट्रीज उसको घेरे हुए हैं, उसको मारना चाहती है। जैसे 32 दांतों के बीच में एक जुबान अकेली होती है, ऐसे इजराइल अकेला है, लेकिन देशभक्ति की भावना आज भी उसे बचाए हुए। ये देशभक्ति की भावना हमारे प्रत्येक बच्चे के अंदर होनी चाहिए, जिसे जागरूक करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री व प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री और अन्य संस्थाएं जो मानती हैं कि इस देश की गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति माननीय नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हर एक के दिल और दिमाग पे जज्बा पैदा किया इस देश को लेकर। और जब हमारे प्रत्येक व्यक्ति के मन में जज्बा पैदा होगा, आप ये मान के चलिए कि 2047 से पहले ही हमारा देश विकसित राष्ट्र हो जाएगा। आज उसी जज्बे को मैं सलाम करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने ये कहा कि स्वदेशी प्रयोग कीजिए, हमारा पैसा हमारे बीच रहना चाहिए, उन विदेशों में पैसा नहीं जाना चाहिए जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। खुश होना चाहिए, हमें मदद करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जन आंदोलन बना के लड़ना चाहिए अपने देश के लिए। अरे साहब, जिस देश की मिट्टी में जन्म मिला और पूरे संसार के अंदर हिंदुस्तान की वो धरती है जिस धरती की मिट्टी को भगवान कृष्ण ने चखा है, जिसकी मिट्टी के ऊपर भगवान राम घोड़ों के बल चले हैं, ये तो साहब वो मिट्टी हिंदुस्तान की है। जी बिल्कुल, हिंदुस्तान की वो मिट्टी है। सर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, कुछ पर्सनल नहीं, आप जितने प्रश्न पूछना चाहें। आज आपके मन में कोई सवाल रहना नहीं चाहिए, आज मैं भी मूड में हूँ और आप भी मूड में। जी, तो सर आपको लेकर के एक बात कही जाती है, बाबूजी को लेकर के भी एक बात कही जाती है जो हमने सुनी है कि हॉस्पिटल के अंदर जिस तरीके से एक देखते हैं कि बड़ी लूटमार मची होती है, लेकिन आपके हॉस्पिटल में जब भी कोई मरीज आता है, अगर उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं या पैसा नहीं है तो उसका इलाज कहीं ना कहीं आप लोग करने का काम करते हैं। कहाँ तक ये बात सही है? देखिए, ये तो लोग बताएंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरे पिता पहले फौज में रहे, फौज के बाद फिर उन्होंने डॉक्टरी का काम किया और जींद में सेटल हुए और लोगों ने बड़ा प्यार दिया, चाहे वो डॉक्टरी के नाते दिया, चाहे वो एक MLA होने के बाद दिया। लोगों ने बहुत मोहब्बत लुटाई। मेरे पिता कहा करते थे कि हमने गरीबी देखी है और गरीब आदमी को एहसास होना चाहिए और उसे अपने गरीबी के दिन भूलने नहीं चाहिए।
कहा करते थे एक वक्त था जब मैं मरीज की इंतजार करता था, कोई मरीज मेरे पास आए। और डॉक्टर के पास, वकील के पास और पुलिस में मतलब परेशान व्यक्ति जाता, कोई ठीक व्यक्ति तो नहीं जाता। बिल्कुल। और जो मजबूर व्यक्ति जाता है उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, ये बड़े डॉक्टर साहब कहते थे। एक ठीक ठाक आदमी तो कभी इन तीनों के पास जाने का नाम ले लेता, जब मजबूरी आती है तब जाता। तो मेरा सबसे आंदोलन भी, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। आपने पढ़ाई लिखाई की, आप पैसा कमाइए, अपने परिवार का पेट पालिए, लेकिन कुदरत ने ये डॉक्टर प्रोफेशन एक ऐसा दिया है जिसमें आपको दोनों फायदे हैं, चाहे वो वकील का भी चाहे पुलिस का भी, तीनों ही। देखिए, चलो सखी उस देश में जहां कृष्ण का वास, पानी भरें दर्शन करें एक पंथ दो काज। कुदरत ने हमें डॉक्टर के रूप में चुना, हम अपने परिवार का पेट भी पाल रहे हैं और एक पुण्य का काम भी कर रहे हैं, उनसे पैसा कम लेकर या उसकी मजबूरी का फायदा न उठाकर एक पुण्य का काम भी करें। दोनों चीजें मिलेंगी, परिवार का पेट भी मिला। कल जब आप दुनिया छोड़कर जाएंगे तो उस लाइन में आप खड़े होंगे जिसमें परमात्मा कहेगा कि ये पुण्य करके आया है, तो ये चीज भी आपको मिलेगी। और रही बात इसकी, मेरे पिता की जैसे मैंने जिक्र किया, और हम लोग क्या करते थे कि मैंने बड़े लंबे समय अपने पिता के साथ रहा हूँ, तो गर्मियों में हम लोग शरबत, क्योंकि पेशेंट सुबह सुबह आ जाते तो शरबत पिलाते थे, सर्दियों में चाय और ब्रेड पीस। सुबह गांव से मरीज चलता है, बेचारा भूखा चलेगा, कैसे चलेगा। तो व्यवस्थाएं, आप इतना पैसा कमाइए जिससे गाड़ी बढ़िया चल जाए, 2 लोग घर में आ जाए उनका भी काम हो जाए, कोई संत फकीर आ जाए उसको भी दिया जाए, दान भी दिया जाए। मतलब कल हम उस परमात्मा के सामने जब उसकी अदालत में जाए तो अपने आप में शर्मिंदगी महसूस ना हो। पैसा कमा के साथ ही साथ आप लोगों में दान भी कीजिए, एक ऐसा लोगों की मदद भी कीजिए। अगर कुदरत ने आपको चुना है और उस माँ भगवती ने आपको पैसा दिया है, साथ ही साथ दान पुण्य करते रहिए, करते माध्यम कोई भी हो। किसी के पास पैसा नहीं है, उसको आपने पैसा दे दिया या दवाई उसको फ्री दे दी, भाई पैसा नहीं है फिर दे जाना, वो आपको दुआएं ही तो देगा। और साहब, मरने के बाद तो खाली हाथ ही जाना है, जी बिल्कुल। बाद में यही कर्म काम आएंगे। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि यहाँ की करेंसी इंडियन करेंसी है, रुपया है, दुबई की करेंसी दरम है, डॉलर है, यूरो है, यूरोप की कंट्री, लेकिन ऊपर की करेंसी आपके अच्छे कर्म है। तो आप जब ऊपर जाएंगे तो कर्मों की करेंसी ने काम करना, ऊपर ये डॉलर रुपया कुछ नहीं चल रहा। तो थोड़ा सा होना चाहिए, अपने अपने सोचने का तरीका यही है। और मैं सबसे कहूंगा भी, जिन्होंने जो भी इस प्रोफेशन से जुड़े हुए, किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, जितनी किसी की मदद कर सकते हैं आप कीजिए, ये मेरा सबसे निवेदन है। जी बिल्कुल निवेदन। तो सर, जिस तरीके से मैं डॉक्टर को लेकर के आपने बताया, फिर राजनीति में बाबूजियों का कैसे जाना हुआ? ऐसी उनकी यही जो धर्मात्मा के रूप में थे, इसलिए चौटाला साहब को वो बात पसंद आई, या फिर क्या ऐसा हुआ कि वो राजनीति में फिर उनके एंट्री होती है? मैंने बहुत शास्त्र पढ़े हैं। राजयोग आदमी को खींच के लाता है। किसी व्यक्ति को अगर कोई सरकारी कोष से पैसा मिलता है, राजकोष से पैसा मिलता है, चाहे वो पीएन है जिसको सरकार के कोष से पैसा मिलता है। मेरे पिता जो मिलिट्री में थे तो लगभग 5 साल करने के बाद वो वापस आ गए, तो उनका राजकोष का पैसा कुछ बचा होगा। जो भी विधायक बने उतने समय फिर उनको पे मिले, उतना समय वो मिला। ये शास्त्रों में लिखा। मैं शास्त्रों को बहुत पढ़ता हूँ, आध्यात्मिक दृष्टि से मैंने बहुत कुछ पढ़ा। एक तो ये कारण। दूसरा, स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने जींद में कैंडिडेट ढूंढना शुरू किया, क्योंकि जींद सीट वो लगातार लूज करते आ रहे थे। तो उन्होंने कुछ लोगों से ये पता कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो जींद में मुकाबला कर ले। तो कुछ एक लोगों ने उनसे कहा कि एक ही व्यक्ति है डॉक्टर मिड्डा, अगर इसे आप ले लेते हो, आप ये मान के चलिए, हार जीत का तो मालूम नहीं, लेकिन मुकाबला भी करेगा और जीत भी जाएगा। लेकिन उनका आइडिया था और वो बात चौटाला साहब के दिलो दिमाग में बैठ गई। उन्होंने बड़े डॉक्टर साहब से बातचीत की, वो घर पे आए, उन्होंने टिकट देने का काम किया और चुनाव लड़े और दोनों बार चुनाव जीते। और बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा, 2014 में मेरे पिताजी ने चौटाला साहब से कहा कि अब की बार कृष्ण लड़ेगा, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर मिड्डा, जब तक जिंदा तू रहेगा चुनाव तू लड़ेगा। और जींद वालों से भी मैं कहता हूँ, जिन्होंने कुर्ते पजामे पे पैसे पे खर्च करने की आवश्यकता नहीं, रिकॉर्डिंग है यहाँ मुख्यमंत्री, जींद के किसी भी नेता को कुर्ता पजामा पे पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है।
जब तक डॉक्टर मिड्डा रहेगा चुनाव डॉक्टर मिड्डा लड़ेगा। और मुझसे कहा कि कृष्ण तुम पहले ही फील्ड में रहते हो, अब भी फील्ड संभालोगे, चुनाव डॉक्टर साहब ही लड़ेंगे। तो ये उनका प्यार था, ये उन्हें लगता था कि बड़े डॉक्टर साहब मतलब शहरी सीट से भी सीट निकाल सकते, और दोनों बार चुनाव जीते। आपने उस वक्त बड़ा प्रूफ किया जब जींद के अंदर उपचुनाव था और पूरे देश की निगाहें जींद उपचुनाव की तरफ थी, और उस वक्त जो खिंचा खिंचाई थी, और पहले तो वो टिकट को लेकर के थी, और फिर उसके बाद जो आपके सामने एक राष्ट्रीय चेहरा, वैसे तो हरियाणा से थे बेशक से, लेकिन एक बड़ी जो उस वक्त कहा जाने लगा है कि एक बड़ी तोप कृष्ण मिड्डा के सामने है, तो उस वक्त थोड़ा सा चैलेंज लगा आपको? कैसे, क्या कुछ थोड़ा सा बताएंगे उस वक्त? देखिए, उस समय मुख्यमंत्री रहे बाबूजी मनोहर लाल जी ने मेरे को चुना, क्योंकि वहीं से 2019 का चुनाव की तैयार हाँ, होगी थी। उस समय मेरे को चुना, और उन्होंने, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। और जहाँ तक बाद में मेरे सामने बात आई, रात को 12 बजे जब रणदीप सुरजेवाला को टिकट मिलती है, 11-12 बजे क्लियर होती है, तो मुख्यमंत्री बाबूजी मनोहर लाल जी से मैसेज दिया जाता है कि रणदीप को टिकट मिल गई, क्या हमें कैंडिडेट चेंज करना है, क्योंकि उस समय तक किसी की कैंडिडेट को टिकट अनाउंस नहीं हुई थी। तो उन्होंने एक ही बात कही कि नई बहू के हाथ से चोर मरवाऊंगा, नई बहू के हाथ से चोर मरवाऊंगा। और ये बात बाबूजी ने कही, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने मुझे ऐसे बड़ा जबरदस्त समय पे मेरे कंधे पे हाथ रखा जब मेरे पिता नहीं थे, और मेरे पिता तुल्य हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि जो उन्होंने मुझ पे उपकार किया, जो मेरे लिए किया, वो एक पिता ही कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में आज नायब सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक ही बात है, कृष्ण जो चाहिए ले जा, जींद के विकास के लिए जितना चाहिए ले जा। मुझे तो दोनों ने बहुत प्यार दिया, एक पिता तुल्य प्यार कर रहे हैं तो एक चाचा तुल्य प्यार कर रहे हैं मुझसे। और रही बात उसकी, वो चुनाव इंटरनेशनल लेवल का बन चुका था रणदीप सुरजेवाले के आने के बाद, क्योंकि जो विदेश में भी जींद के या आसपास के लोग थे, सबकी नज़र थी। और इस चुनाव को इतना महत्वपूर्ण बना दिया रणदीप सुरजेवाला ने, जिसका परिणाम आपके सामने। और मुझे एक पल भी ये नहीं लगा, मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि शायद बहुत से लोगों को, पार्टी के भी कुछ लोगों को लगा कि हम लूज कर गए, लेकिन अंत समय तक मैंने कहा मैं चुनाव जीतूंगा, हर कीमत पे जीतूंगा। और उस समय मैंने लगभग जो रिपोर्ट बनाई, 12-12.5 हज़ार की रिपोर्ट बनाई, लगभग इतने हजार वोटर से चुनाव जीतूंगा, बाबूजी मनोहर लाल जी को डाल दी गई थी। और वही हुआ, लगभग हम 12-12.5 हज़ार वोटर से चुनाव जीते। लोगों की मोहब्बत है साहब, मेरे पिता की किए हुए कार्यों पे, मेरे पिता ने जो समय दिया इस समाज को, बिना किसी उसके कि मुझे कभी चुनाव लड़ना है, उन्होंने सिंपली जो लोगों की सेवा की, उसका फल लोगों ने दिया। आज भी जैसे ये कहते हैं ना, चौटाला परिवार चौधरी देवीलाल के नाम से चल रहा है, तो ये परिवार भी डॉक्टर हरिचंद मिड्डा के नाम से चलेगा, उन्हीं के नाम से मेरे बच्चे, उनके पोते खाएंगे। तो एकदम तय है उनका, उनके जैसे बनने के लिए तो मैं 7 जन्म लग जाएंगे। वो मतलब चुनाव में वोट भी मांगते थे साहब, मतलब कि भगवान की बात करते थे। उनकी क्या बात आज भी आपको याद आती है कि क्योंकि बाप के का जो आशीर्वाद होता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे आशीर्वाद होते हैं जो हमेशा याद रहते हैं। एक तो वो अपने भाषण में अक्सर ये कहते थे, आदमी के पास मोबाइल हो ना हो, चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए, क्योंकि उनके मुस्कुराते चेहरे ने विपक्ष में रहते हुए भी शायद सबसे ज्यादा ग्रांट लेने का काम किया, जिसका सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज आपका उदाहरण है। उससे अलावा भी चाहे हुड्डा साहब का कार्यकाल रहा, कभी किसी ने भी जब उन्होंने विधानसभा में मांगा, तो मुझे नहीं लगता किसी मंत्री ने या किसी मुख्यमंत्री ने उन्हें मना किया। हर एक ने कहा कि ये व्यक्ति हाथ जोड़कर और प्यार से मांगता है तो इसको दे दो। और बाबूजी मनोहर लाल जी ने तो देखिए, मेरे पिता इस दुनिया से चले गए, उस सेशन से लगभग सेशन शुरू ही हुआ था, तब वो इस दुनिया को छोड़कर गए। तो बाबूजी मनोहर लाल जी ने कहा, जितनी मांग डॉक्टर मिड्डा की थी, सब मांगों को पूरा कर दीजिए, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा उदाहरण बरसोला का स्कूल है, जो नॉर्म्स में आता ही नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और उसे +2 का करने का काम किया। बल्कि उस गांव के लोग कहते थे कि डॉक्टर मिड्डा जीते जी तो हमारे काम आया, या मरने के बाद भी ऐसा काम कर गया जो जिंदगी में हो नहीं सकता। तो कहते हैं कि
जीता 3 लाख का और मरा 3.25 लाख का। जाने के बाद वो काम कर गए। जाना तो इस दुनिया से सबको है, लेकिन आप पीछे क्या छोड़ के जाते हो, वो महत्व बात वो महत्व रखता है। किसी को नहीं रहना इस दुनिया में, कोई पहले और कोई बाद में, सबको जाना है। आपके किए हुए काम और आपकी बातें याद रहेंगी। और मेरे पिता जो मुझे कहते थे, समाज में तो कहते थे कि मोबाइल हो ना हो, चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए। मुझे एक ही बात अक्सर उन्होंने कही कि बेटे, जिंदगी में पैसे के पीछे मत भागना और कभी गरीब की बद्दुआ मत लेना। हम गरीब थे, लोगों ने प्यार दिया, और कितनी गरीब की मदद हो उसके ज्यादा से ज्यादा मदद करना। हो सकता कि अमीर आदमी फाइनेंशियली तौर पे आपकी मदद कर दे, कुछ वैसे मदद कर दे, लेकिन गरीब के पास जो दुआएं है ना, सब चीजों को फेल कर देती है। गरीब की दुआ आपको बचा के रखेगी, गरीब की दुआ आपके सामने कवच बन के रहेगी, कोई भी तकलीफ आने नहीं देगी। साहब, लोग ये हैं कि आप जब इस दुनिया से जाएं तो हर एक की आंखें नम हो, मजा तब है। यहाँ रहते हुए तो अगर कोई छोटी सी पीड़ा जीते जी आए तो हर व्यक्ति की आंख नम हो जाए, मजा तब है कि नहीं यार उसको पीड़ा होगी, तब मजा। 4 आदमी को लगे ना गलत हुआ। बिल्कुल सही। ये दुनिया है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो मजा तब है। उन्होंने हमेशा कहा गरीब के लिए आप लड़ो, गरीब के लिए करो, क्योंकि हमने गरीबी देखी और गरीबी का एहसास है। और वैसे भी हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी गरीबों के लिए करने का, प्रत्येक योजनाओं को ऐसा बनाने का काम कर रहे हैं जिस योजनाओं में गरीबों को फायदा मिले। और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी उसी दौड़ में लगे हुए हैं कि अंत्योदय तक, आखिरी व्यक्ति तक आप हर सुविधा को मुहैया कराइए। तो गरीब की दुआओं की बात कर रहे हैं, मेरे सामने आपकी वो वीडियो सामने घूमती है जब किसी अधिकारी ने फुटपाथ पर बैठे लोगों के साथ दुर्व्यवहार करके और उनकी शायद रेहड़ियों को वो उठा के उधर करते हैं, और तब आप वहाँ पर जाते हैं और तमाम चीज़ें उनको इनके धमकाते भी नज़र आते हैं। और कई बार मेरे ख्याल से गाड़ी से भी आपने जो दुर्घटना होती है उन लोगों के लिए भी आप हेल्प करते नज़र आते हैं। तो सर, एक और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ पिछले जींद को शर्मसार करने वाली घटना 2-3 सामने आई हैं पिछले कई दिनों से। एक यूनिवर्सिटी को लेकर के मामला था, एक अक्सर को लेकर के भी हाल फिलहाल जो सुर्खियों में है। तो यानी कि ये जो मामले हैं बड़े माँ बाप को डरा देने वाले हैं कि जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में हम शिक्षा के लिए बच्चों को भेज रहे हैं, जिस गुरु का दर्जा माँ बाप से बड़ा है, भगवान की तरह उसका एक दर्जा है, कहीं ना कहीं वो रास्ता भटक गए हैं। तो क्या कहेंगे सर? देखिए, जो ये हुआ ये बड़ा शर्मनाक विषय है, प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसी हरकतें कहीं ना कहीं समाज में शर्मिंदा करती हैं। और मैं थोड़ा सा हटके एक लाइन कहूँगा आपको कि कभी कभी आपने देखा होगा, सुना होगा, लोग आज तो मोदी जी के कहने के बाद कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ को लेकर देखे लिंगानुपात बहुत बढ़ा है लड़कियों को लेकर भी। जो लोग डरते थे ना कि मेरी बेटी ना हो बेटा हो, इन्हीं चीज़ों से डरते थे कि ऐसी जो हरकतें हम करते। मैं कहता हूँ व्यक्ति अगर हर कन्या में, मैं अक्सर नवरात्रों में या कभी भी कोई कार्यक्रम होता है तो मैं एक बात कहता हूँ धार्मिक कार्यक्रम में कि जो कन्या रूपी कंजकें आती हैं उनको आप साड़ी पहनाएं, उनको आप लहंगा चोली पहना के भेजें, क्योंकि जब वो दूसरे घरों में जाती हैं कन्या पूजन के लिए, ताकि हमारी नज़र उनको माँ के रूप में देखे। मैं अक्सर कहता हूँ कि हम जींस टॉप में तो अपनी माँ को नहीं देख सकते कम से कम, और जो कन्या पूजी जाती हैं वो उस समय अगर ऐसे कपड़े पहन के जाए तो हर एक व्यक्ति को माँ दिखेगी कि मेरी माँ है। और जब ये चीज़ भाव अंदर पैदा होंगे तो ऐसी हरकतें मुझे लगता है कम से कम होंगी। तो ये भाव हर व्यक्ति को अपने दिल में पैदा करना चाहिए कि हर कन्या हमारी माँ के रूप में, जब वो बड़ी हो जाती है तो बहन के रूप में। तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए। अगर ऐसे भाव रहेंगे तो आप मान के चलिए ऐसी हरकतें नहीं होंगी। तो सर, अंतिम में आपको अभय सिंह चौटाला की और पिछले दिनों दिग्विजय सिंह चौटाला की एक वीडियो वायरल होती है और उसमें धमकाते नज़र आते हैं। मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ, ये आपसे जुड़ा हुआ सवाल बेशक से नहीं है, लेकिन आप जिस तरीके से जनता के बीच में रहते, एक जनप्रतिनिधि रहते हैं और वो एक धमकाने वाली राजनीति वो करते हैं। अब भी, आज भी मैं उनके एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो कि गौतम को मैं उल्टा टाइम दूँ, कुछ इस तरह के कुछ शब्द देखिए, इस्तेमाल करते हैं। हर एक व्यक्ति का अपना अपना काम करने का तरीका, उनकी
अपने ढंग पे मैं नहीं जाना चाहता। हर व्यक्ति का अपना अपना ढंग है, कोई किसी तरह से चलता है, इसमें किसी के लिए मैं कुछ शब्द नहीं कहूँगा। हर व्यक्ति का काम करने का अपना तरीका है, वो करे। तो सर अंतिम में कुछ कहेंगे आप हमारे दर्शकों बस यही मेरा सभी से यही निवेदन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये आह्वान किया है कि स्वदेशी अपनाएं, ताकि हम एक हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही लगे और हमारा देश तरक्की करे, 2047 में एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरे, ऐसी सोच। और वहीं पर हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नायब सैनी जी नशे के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे, सभी इन दोनों विषयों पर जन आंदोलन बना के लगे, ताकि हम नशे से भी अपने आने वाली पीढ़ी को बचा सकें और अपने देश के लिए तन मन धन से किसी भी तरह से मदद करें। कोई ज़रूरी नहीं कि बॉर्डर पे खड़े होकर हम मदद कर सकते हैं। आप अपने देश के लिए तन मन धन से मदद करें, चाहे वो किसी भी रूप में हो। मैं यही सबसे कहना चाहता हूँ कि हमारा देश सर्वप्रथम, उसके बाद ही सब कुछ है। अगर देश रहेगा तो हम रहेंगे, कि हिंदुस्तान इस वर्ल्ड के नक्शे पर पहले नंबर पे आए, ये हम सब मिलकर ऐसा चाहते हैं, और तभी ये सोने की चिड़िया या विश्व गुरु बनेगा। जय माता दी। जय माता दी। तो सर धन्यवाद आपका। तो साथियों, आपने स्पष्ट शब्दों में आज हरिचंद मिड्डा जी हैं, चाहे कृष्णचंद मिड्डा जी हैं, उनकी जो विचारधारा रही है, काम करने का स्टाइल रहा है, और जींद को आगे बढ़ाने का जो ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, तमाम सवालों के साथ मनोहर लाल खट्टर हो चाहे फिर नायब सिंह सैनी हो, किस तरह की उनकी भूमिका रही है, तमाम सवालों के जवाब कृष्ण मिड्डा जी ने दिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो कीमती समय आपने दिया। तो साथियों, आप भी कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा जरूर। चैनल को फॉलो शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।